के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 266 भारत की एक संचित निधि होगी। अनुच्छेद 266 एक क्या कहता है कि भारत की एक संचित निधि होगी जिसमें निम्न शामिल होंगे। भारत की क्या होगी? एक संचित निधि होगी। भारत की एक क्या होगी? संचित निधि होगी। भारत की एक संचित निधि होगी जिसमें निम्न शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? क्या जमा होंगे उसकी भारतीय संचित निधि में? सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार जो राजस्व प्राप्त करती है वो सभी उस संचित निधि में जमा होंगे। भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी उधार, भारत सरकार है वो किसी अन्य देशों से उधार लेती है, वो भी भारतीय संचित निधि में शामिल होंगे। उधारों के प्रतिसदायों से उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व। क्या? समूचा राजस्व। ठीक है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी राज्यसभा। अनुच्छेद 80 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 80 ख, अनुच्छेद 80 ख क्या कहता है? ये राज्यसभा है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे? मनोनीत होंगे। अनुच्छेद 80 ख क्या कहता है? राज्यसभा राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसमें मनोनीत होंगे। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। अनुच्छेद 79 क्या है? इस संघ के लिए एक संसद होगी जिसके कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसके कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। निर्वाचन से संबंधित विवाद हैं जो इन तीनों में वो सर्वोच्च न्यायालय में हल किए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई। संविधान का भाग 4 क्या है? अनुच्छेद 51 का 51 क्या कहते हैं? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना देश का कर्तव्य है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन कौन कर सकता है? संसद करती है विधि के द्वारा। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन है वो संसद करेगी। अनुच्छेद 146 3 अनुच्छेद 253 संसद अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। अनुच्छेद 243 कहता है? अनुच्छेद 253 संसद है। अनुच्छेद 253 संसद अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। भारत सरकार अधिनियम 1919 इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी।
टोटल इसमें 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा। कार्य केग CAG क्या है? नियंत्रक मालिका परीक्षक। प्रतिवेदन की जांच करना। इस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा। कार्य नियंत्रक मालिका परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना। अनुच्छेद 180 धन विधेयक परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 180 में क्या किया गया? धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 180 में क्या किया गया? धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 180 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 180 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 180 है, उसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 180 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 180 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। धन विधेयक लोक लेखा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही। धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पारित होने के बाद राज्यसभा में 14 दिन में वापस देना होता है लोकसभा को। ठीक है, राज्यसभा है इसे धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा में जब ये जाता है तो राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर अंदर वापस लोकसभा को वापस देना होता है। ठीक है, धन विधेयक है वो राष्ट्रपति जी की सहमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति जी के पास वापस पहले नहीं जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति जी की सहमति से ही पेश किया जाता है। ये लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे वापस देती है। अगर राज्यसभा नहीं देती 14 दिन के अंदर अंदर तो भी धन विधेयक को पारित कर दिया जाता है। इसमें यानी कि राज्यसभा की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर राज्यसभा इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाती है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 76 में क्या किया है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 76 में क्या किया है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान किया है? इसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान किया है? इसमें भारतीय महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसके तहत अनुच्छेद 88, इसके अनुसार महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी होता है ना, अनुच्छेद 78 के अनुसार वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है और अनुच्छेद 76 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी होता है ना, वो देश का सबसे ऊंचा कानून का अधिकारी होता है। वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद क्या है? 37। राज्य नीतियों तथा विधियों को लागू करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37। राज्य नीतियों तथा विधियों को लागू करते हैं। राज्य है वो नीतियों और विधियों को लागू करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा तथा राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 64। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, जैसे वेंकैया नायडू जी जो है राज्यसभा के पदेन सभापति थे, या है
तो भारत का उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। जबकि उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। उपसभापति अगर बनेगा तो राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है, और जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में वही मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में ये कहा गया। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को सरकार के कार्यकारण के बारे में सूचित करना प्रधानमंत्री की कर्तव्य में निहित किया गया है। रेड क्लिफ समिति कौन सी थी? भारत और पाकिस्तान। देखो, रेड के नाम से आप ये भी जान सकते हो कि जब भारत, मान लो एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो कि जब भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो रेड, रेड मतलब ब्लड, रेड से आप ब्लड को समझ सकते हो, क्योंकि इधर से जो ट्रेनें गई थी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान वालों को लेके गई थी, उसमें लोगों को मारा गया। और उधर से जो ट्रेनें आई थी हमारे भारत में, तो उधर से लोगों ने हमारे भारतीय उनको मार के भेजा। तो उस समय रेड ब्लड बहुत ही बहा। तो इस तरह से एक ट्रिक से याद कर सकते हो, रेड क्लिफ समिति। रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति बनी थी। क्या बनी थी? रेड क्लिफ समिति बनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। ठीक है। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर निरर्हता अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या गया है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। दल बदल के आधार पर निरर्हता अयोग्यता का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची, विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्ते के बारे में उपबंध है। विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्ते के बारे में उपबंध है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC एंड ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। SC एंड ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है? SC एंड ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अगर करनी हो तो वो संसद में निहित है। क्या है? वो संसद में निहित है। ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड लक ऑल ऑफ यू।